हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था अपर रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स थे, जैसे साइनोसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, एपिग्लोटाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया। ये सारी की सारी हमने डिजीज़ अपर के अंदर डिस्कस की थी। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम जो सिस्टम की डिजीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है COPD। तो ये लेक्चर सबसे लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर पूरा हम वन शॉट यहाँ पर एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखना अगर आपको COPD कम्प्लीटली समझना है। तो यहाँ पर हम COPD के अंदर पूरी डिटेल से जीरो से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे इसको। तो इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले COPD क्या होता है। तो COPD के तो फुल फॉर्म में ही इसका मीनिंग पूरा मतलब इसका सारांश है, इसके अंदर ही लिखा गया है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय से, एक दिन में नहीं होता है। COPD बहुत लंबे समय के बाद होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो भी इन इन जो ट्रीटेबल होता है मतलब वापस ट्रीट नहीं होता, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया। पल्मोनरी मतलब लंग्स की डिजीज़ होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब बात करता हूँ कि COPD क्या है, इसमें किस चीज़ की मतलब हम स्टडी करेंगे। तो COPD होता है वो क्रोनिक होती है, मतलब एक बहुत लंबे समय तक ये डिजीज़ रहती है, प्रोग्रेसिव होती है, लगातार बढ़ती रहती है और इरिवर्सिबल होती है। मतलब ये वापस क्या होती है, रिकवर नहीं हो सकती। एक बार हो गई होने के बाद ये परमानेंट रहती है। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं करेक्टरिस्टिक्स की, बात करता हूँ कि इसका अंदर इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जो इसका परसिस्टेंट एयरवे लिमिटेशन होगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स टिश्यूज़। अब जैसे कि मान लो COPD की कंडीशन क्रिएट हुई तो एक धीरे धीरे समय के साथ इसमें लिमिटेशन होने लग जाएगी, क्योंकि इसमें ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस होने के कारण यहाँ पर जो इसका ब्रोंकाइटिस का जो पाथवे है वो नीर हो जाएगा, जिसमें क्या लिमिटेशन हो जाएगी एयरवे की, मतलब प्रॉपरली श्वसन नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। वो ये कंडीशन परसिस्टेंट लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन इसके अंदर लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ सिक्रेशन होने के बाद फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन होगा और इसके अंदर जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो COPD की कंडीशन एक क्रोनिक स्टेज में आने के बाद बहुत ही गंभीर होती है, तो इसलिए इसको ट्रीट करना है तो उसमें इसको रिकवर मतलब पहले ही ध्यान देना होगा, माइल्ड मॉडरेट के अंदर इसको ट्रीट करना होगा। अगर क्रोनिक स्टेज में चला गया तो बहुत सीवियर होता है। इसके बाद बात करता हूँ कि इट इफ़ेक्ट मोर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ये जो 5% से भी ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये कंडीशन देखी गई है। एंड एसोसिएटेड विद द हाई मॉर्बिलिटी एंड मोर्टिलिटी, मतलब ये हाई मॉर्बिलिटी मतलब रोग, मतलब जो डिजीज़ होते हैं इसको जो ज़्यादा रोग होने की संभावना होती है, एंड मोर्टिलिटी मृत्यु दर भी यहाँ पर इसके कारण बढ़ती है। फिर बात करता हूँ इट इज़ द थर्ड रैंक, मतलब COPD के अंदर हमारे यूनाइटेड स्टेट के अंदर तीसरा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर एवरी इच ईयर एक साल के अंदर लगभग 1,20,000 इंडिविजुअल्स इस COPD के कारण इनकी डेथ्स होती हैं। तो यहाँ पर ये मतलब ब्रीफ इंट्रो मैंने यहाँ बताया कि COPD के अंदर क्या होता है, किस प्रकार की प्रोग्रेसिव क्रोनिक ये बने, यहाँ तक आपको बताया। अब बात करते हैं कि COPD अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, कि COPD जो क्रोनिक लेवल तक पहुंचता है उससे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें दो कंडीशन हम डिजीज़ देखेंगे, तो ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। सबसे पहले COPD की जब कंडीशंस होती है तो जो ब्रोंकाइटिस से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेशन ये धीरे धीरे एम्फाइसीमा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, डायलेशन होगा, एल्वियोलाई शेक, एयर शेक होता है, इनका डायलेशन होगा, फिर वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा परमानेंटली, ये क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। फिर वापस वो ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होने के बाद फाइबर्स बन गए। फाइबर्स एक बार बढ़ने के बाद या तो उसको सर्जरी के द्वारा हटा सकते हैं, अगर सर्जरी के द्वारा उठा रहे हैं तो वो तो कॉम्प्लिकेशन तो पहले ही थी, सर्जरी के द्वारा उठाने के बाद और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ कि इंक्लूडिंग दोनों को पढ़ेंगे, ये दो इसके अंदर COPD के अंदर मेन होती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस होती है इसमें क्या करते हैं, डिफाइन एज द क्रोनिक प्रोडक्टिविटी कफ फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा इसमें क्या होता है, लगातार अगर कफ रह रहा है, या इसमें द ईच ऑफ द टू जो सक्सेसिव ईयर होता है, लगातार 2 साल से ये कंडीशन देखी जा रही है कि मतलब इसमें कफ का फॉर्मेशन लगातार हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। और पेशेंट द अदर कॉजेज ऑफ द क्रोनिक कफ एंड हैव बीन एक्सक्लूडेड। इसके अंदर क्या होगा कि अंदर मेन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मेन सिम्टम्स आपको यही देखने को मिलेगा कि लंबे समय के अंदर पेशेंट में कफ रहेगा, 2 साल तक ये कंडीशन चलती रहेगी। अगर 2 साल से अगर मान लो किसी भी पेशेंट के अंदर कफ की कंप्लेन है तो वो ब्रोंकाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए आपको प्रॉपरली पहले ही दिखाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 1 या 2 हफ्ते तक भी अगर
हमारे कफ रहता है तो हमें दिखाना ही चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, अस्थमा भी हो सकती है, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बात करता हूँ इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा के अंदर मैंने बताया कि अब नॉर्मल होता है, अब नॉर्मल चेंजेस आते हैं, ऐसे चेंजेस जो वापस सही नहीं हो सकते। तो अब नॉर्मल एंड परमानेंट, परमानेंट होते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द एयर शेक्स, डायलेशन होता है, जो एयर स्पेस होते हैं हमारे उनमें डायलेशन हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएंगे टू द टर्मिनल ब्रोंकाइज। जो हमारी जो टर्मिनल ब्रोंकाइज होती है उनमें इनलार्जमेंट होता है। उनमें इनलार्जमेंट होने के बाद क्या होगा कि इसमें अकम्पाइंड द विच बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयर स्पेस वॉल्स विदाउट ओवियस फाइबर्स। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो एम्फाइसीमा हो रहा है इसके अंदर अब नॉर्मल परमानेंट इनलार्जमेंट हो रहा है, उसमें डायलेशंस हो रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंकाइज के अंदर देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो एयर स्पेस वॉल्स होती है इनमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसमें फाइबर्स का निर्माण हो रहा है। तो इसके अंदर ये क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होने के बाद इसमें म्यूकस का सिक्रेशन होगा, फिर वहाँ पर क्या होगा फाइब्रोसिस बढ़ जाएगा। तो ये होगा एम्फाइसीमा के अंदर, जो मैंने यहाँ पर मैंने ब्रीफ में आपको बताया भी। इसके द्वारा भी आप यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इसमें क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पैथोफिजियोलॉजिस्ट की क्या है कि सीओपीडी किस प्रकार से, सॉरी एम्फाइसीमा किस प्रकार से क्रिएट होता है, एम्फाइसीमा की स्टेज कहाँ, मतलब पहले क्या चीज़ क्रिएट होगी। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक जो एम्फाइसीमा होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। सबसे पहले मान लो कि कोई पेशेंट है स्मोकिंग कर रहा है लंबे समय से, 1-2 साल से, या बहुत ही ज़्यादा स्मोक कर रहा है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, मतलब ब्रोंकाइटिस का, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन क्रिएट होगी। फिर क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ द गोबलेट सेल्स। अगर जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ गोबलेट सेल्स अपने आप इंक्रीज होगी, सेल्फ डिफेंस के रूप में होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट पे इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि गोबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो म्यूकस ग्लैंड जो हाइपरप्लेजिया होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन हो गया तो इसमें क्या करे, ऑब्स्ट्रक्शन लाएगी। सीधी सी बात है कि ब्रोंकाइटिस के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है तो ये क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी एयरवे के अंदर या इस एयरवे पाथवे के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फाइब्रोसिस, फिर क्या होगा कि म्यूकस का सिक्रेशन हुआ, ठीक है। फिर इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा ही था, पहले मैंने बताया इन्फ्लामेशन, जैसे कि मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ये मान लो कि हमारी ब्रोंकाइटिस थी। फिर इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हुआ कि धीरे धीरे इन्फ्लामेट हो गई, मतलब थोड़ी स्वेलिंग आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब स्वेलिंग आने के बाद इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो ये म्यूकस ग्लैंड है, ये जो गोबलेट सेल्स है, ये क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, बहुत अमाउंट में म्यूकस का सिक्रेशन हो जाएगा। अब म्यूकस का सिक्रेशन हो गया तो इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें फाइबर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये फाइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए तो ये क्या हो गया, पाथवे क्या हो गया, पहले इतना था अब नैरो हो गया, देखो इतना हो गया, पहले इतना था तो नैरोइंग हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया कि अब यहाँ पर एयर आगे या जो ऑक्सीजन है वो आगे पास नहीं हो पाएगी। तो ये वाला यहाँ पर देखने को मिला, फाइब्रोसिस हो गया। फिर ये वाला नैरोइंग एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द स्मॉल एयरवेज। जो स्मॉल एयरवे होते हैं, छोटे छोटे एयरवे होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाइज या सेक्स होते हैं, उनके जो एयरवे होते हैं वो क्या नैरो हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि एयरवे कोलेप्स भी हो जाते हैं कई बार। तो ये पिचक जाते हैं यहाँ से एकदम पूरा, तो कोलेप्स हो जाएंगे ड्यू टू द लॉस ऑफ द टेट्रिंग कॉज बाई द एल्वुलर वॉल डिस्ट्रक्शन एंड एम्फाइसीमा। जो एल्वुलर वॉल होता है वो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये फिर इसमें एम्फाइसीमा की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि एम्फाइसीमा कैसे होता है। पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से स्टार्ट होता है, स्मोकिंग से धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगी, सारी की सारी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशन होगी लगभग 1-2 साल के अंदर मिनिमम। ये पहले भी हो सकती है, मान लो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं दिन के अंदर 10-15 जो सिगरेट या स्मोकिंग कर रहे हैं और इतनी खतरनाक तरीके से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये 5-7 महीने में भी हो सकती है, ऐसा है नहीं। लेकिन ये क्रोनिक होती है तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका मेन यही है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, वरना ऐसी कंडीशन हो सकती हैं वो ट्रीट नहीं की जाएंगी और लास्ट इसके अंदर डेथ ही होती है वैसे देखें तो। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा लंग्स पेरेनकाइमा। अब लंग्स पेरेनकाइमा का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो सॉफ्ट रहता है और क्या करता है, फंक्शनल होता है और गैस एक्सचेंज करने वाले, जो मतलब लंग्स का ऐसा एरिया जो सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है, तो लंग्स पेरेनकाइमा कहलाता है। इसमें क्या होता है कि वो भाग जहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है, एल्विलाई है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जिस लेवल पे होता है वहाँ पर पेरेनकाइमा होता है, इसको लंग्स पेरेनकाइमा कहते हैं। इम्फाइसेमा था वो इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है जहाँ पर से टर्मिनल ब्रोंकाइज हो गई, ठीक है, और कंसिस्टेंट द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गई, ठीक है, एल्वुलर डक्ट्स हो गई, ये एल्वुलर सेक्स हो गई, एल्वुलर जो एल्वुलाई होगी,
इन सबको बोलते हैं लंग्स पेरेन्काइमा, मतलब फंक्शनल है। इन्हीं लेवल पे क्या होता है, फंक्शंस होता है। यहाँ पर ही डक्ट्स के अंदर, एल्विलाई शेक के अंदर, एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है उस लेवल के ऊपर ही क्या करेगा, इम्फाइसीमा इन्हीं चीज़ को इफेक्ट करेगा। और इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, एसिनस कहते हैं। आपने सुना होगा एसिनाई भी बोल सकते हो, एसिनस भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर एम्फाइसीमा इफेक्ट करता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे की जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई होगी, एल्विलाई डक्ट होगी, एल्विलाई शेक हो गया, एल्विलाई होगी, इन सब को मिला के हम बोलते हैं एसिनाई बोलते हैं। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें इन्फ्लामेशन होगा जो परमानेंट होगा, और इसी को हम बोलते हैं COPD। ये हमारी सेकंड स्टेज है, एम्फाइसीमा की बात हो रही है। तो नॉर्मल जो हमारी एसिनाई होती है, एसिनस या एसिनाई बोल सकते हो आप। एसिनाई को एल्विलाई भी कह सकते हो, एल्विलाई लेवल पे हो रहा है। तो एसिनाई के अंदर आ गया कि हमारा जो एल्विलाई डक्ट हो गया, एल्विलाई हो गया, एल्विलाई शेक हो गई, सारी की सारी इतना का इतना पोर्शन जो होता है, लास्ट का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एसिनाई। ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें देखेंगे हम अब नॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ सब टाइप ऑफ एम्फाइसीमा होता है। सबसे पहले बात करता हूँ सेंट्रीबुलर एम्फाइसीमा, मतलब प्रोक्सिमल एसिनार हो गया। इसमें क्या होगा, जो एसिनाई होगा उसका प्रोक्सिमल जो सेंटर का भाग होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल डायलेशन, मतलब अब नॉर्मल जो मैंने अभी बताया, अब नॉर्मल जो वापस ट्रीट नहीं होगा। अब नॉर्मल डायलेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स द सेंट्रल पोर्शन हो गया ऑफ द एसिनस। एसिनस के सेंट्रल पोर्शन के अंदर अब नॉर्मल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन देखा जाएगा। इट इज़ द कॉमनली एसोसिएटेड विद द सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग करने के कारण मेनली ये होता है। तो सबसे पहले सेंट्रल जो यहाँ से स्टार्ट होता है एम्फाइसीमा, इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो कि पहले का भाग है टर्मिनल ब्रोंकाइटिस के आगे का भाग को हम एसिनस बोला है, अभी आपने मैंने ऊपर लाइन में बताया। इसके अंदर जो सेंटर पार्ट होता है इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वो भी क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, और डायलेशन होगा और डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्विलाई डक्ट हो गया, एल्विलाई हो गई, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस, यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, फाइब्रोसिस बन जाएगी, इसके आगे ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा। अब सेकंड होता है पेन एसिनार एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, कंप्लीटली एसिना ही होता है, उसमें पूरे में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो रेफर द एनलार्जमेंट ऑफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द एसिनस, पूरे पार्ट में इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या नाम बोलते हैं इसका, ये इफेक्ट हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाएगा जो पेन एसिनार के अंदर। ये मेनली किस कारण होता है, अगर मान लो मैं लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में एक क्रिएट होती है। सबसे पहले इतना होता है, फिर धीरे धीरे होता है, पूरा हो जाता है। तो ये कंडीशन मेनली तभी होती है, मान लो मैं लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा हूँ तो हमारे लंग्स के अंदर एक प्रोटीन्स पाई जाती है, α1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होती है। इसकी अगर कमी हो गई, क्योंकि ये कमी तभी होती है स्मोकिंग करते हैं, इस कारण इसकी धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। तो ये कमी होने लगी तो ये क्या करती है, इसका काम क्या था कि ये एम्फाइसीमा से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी COPD या CVT से प्रोटेक्ट करने का काम था। लेकिन स्मोकिंग के कारण इसकी क्या हो जाएगी, कमी होने लग जाएगी। अगर इसकी कमी हो गई तो ये फिर इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और हमें COPD की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें हो गया पेन एसिनार बोलते हैं इसको। फिर होता है पेरासेप्टल एम्फाइसीमा हो गया। पेरासेप्टल एम्फाइसीमा तो एल्विलाई लेवल पर होता है, वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। डिस्टल एसिनार बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमल बोला था हमने। तो प्रोक्सिमल मतलब पहले का भाग हो गया, और डिस्टल मतलब दूर वाले भाग के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया। द एल्विलाई डक्ट्स आर द प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड होगा इसके अंदर लास्ट का भाग। तो इस प्रकार से 3 सब टाइप्स हो गए एम्फाइसीमा। 3 स्टेज में हो सकता है। प्रोक्सिमल हो सकता है, जिसके अंदर मैंने बात की थी ये वाली कि सेंट्रल लोबुलर हो गया। फिर बात करता हूँ कि पेरासिनार, मतलब इसके आगे का वाला मतलब पूरा पोर्शन होगा, इसके आगे भी पूरा पोर्शन ये इफेक्टेड हो जाएगा। अगर मान लो ये पेरासेप्टल भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, किसी तीनों प्रकार के एम्फाइसीमा देखने को मिल सकते हैं। वो हम जब जांच करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं COPD के रिस्क फैक्टर्स वही होंगे। मेन तो सिगरेट होता है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। एक होता है ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स, मतलब लंबे समय से कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है हमारा, मतलब ऐसी जगह हम काम कर रहे हैं, जैसे माइंस हो गया, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हो गई या कॉटन फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ हम काम कर रहे हैं, प्रॉपरली हम PPE का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मास्क हो गया, इनका प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये कंडीशन क्रिएट होने लग जाएगी। फिर होगा इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक्स। एक दूसरी ये भी हो सकती है कि मान लो कि आप ऐसे एरिया के अंदर खड़े हो जहाँ के चारों इन्वायरमेंट में लोग स्मोक कर रहे हैं, उसके कारण वो धुआं आपके अंदर भी जाता है। आप पी नहीं रहे हो, लेकिन उनके स्मोक करने के कारण जो इन्वायरमेंटल में जो धुआं होता है वो आपके अंदर भी जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी ने सिगरेट की मतलब बड़ी दुकान खोल रखी हो और उसी दुकान के अंदर बैठने की व्यवस्था कर रखी है, तो उस एरिया के अंदर इतना स्मोक होगा
तो उस दुकानदार अगर वो नहीं पी रहा तो उसको भी ये कंडीशन COPD की एक टाइम पर जाकर क्रिएट हो सकती है। तो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशंस भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकता है, जीन्स के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो भी COPD हो सकता है। हमारे जीन्स जो जिन के मतलब जिन में कोई किसी प्रकार के चेंजेस के कारण भी हो सकता है। एक होता है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। अब इससे क्या पता लगता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से किसी COPD हो सकता है, इसका मतलब आप बता सकते हो कि यहाँ ये पॉइंट यहाँ क्यों लिया गया। ये पॉइंट यहाँ इसलिए लिया गया कि इसमें इसके वर्ड में देखना, सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक स्टेटस। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है अगर वो हमारा कम है, मतलब हमारी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, अगर हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम, और जो सोशियो इकोनॉमिकल जो स्टेटस अगर हमारा बहुत कम होगा, तो कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो गार्बेज मतलब डेब्रिस कुछ ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, जैसे कि मान लो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ही जगह रहते हैं जहाँ पर चारों ओर गंदगी रहती है, तो उनका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशन में भी ये COPD हो सकता है। एजिंग पॉपुलेशंस हो गए, मतलब एज के साथ साथ भी ये हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर सिम्टम्स ऑफ COPD की बात करता हूँ, जो इसमें करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, इसमें डिप्सनिया हो गया, प्रोग्रेसिव होता है, क्रोनिक मैंने ये बता चुका हूँ ऊपर, डिप्सनिया हो गया, कफ हो गया, स्पुटम प्रोडक्शन हो गया, मतलब इसमें सांस लेने में अगर तकलीफ मतलब वो हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इससे भी हम सिम्टम्स देख के बता सकते हैं कि ये पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा, ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा है, और इसमें कफ मतलब लगातार रह रहा है, 2 साल तक इसमें कफ रह रहा है, और लगातार स्पुटम प्रोडक्शन कर रहा है, बार बार वो कफ बाहर निकाल रहा है, फिर भी उसके अंदर वो ट्रीट नहीं हो रहा, बार बार मतलब एक 5-7 महीने तक कंटिन्यू चलता है। कैन बी वेरिएबल एंड फॉर्म द डे बाय डे, और ये इसमें वेरिएबल होता रहता है दिन प्रतिदिन। अब डिप्सनिया की बात करता हूँ, प्रोग्रेसिव होता है, परसिस्टेंट एंड करेक्टरिस्टिकली मोर देन द विथ एक्सरसाइज हो गया, मतलब डिप्सनिया मतलब समझ गया कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। क्रोनिक कफ हो गया, मतलब मे भी इंटरमीडिएट होता है, इसमें बीच बीच में मतलब 4 महीने रह गया, फिर हो गया, फिर 4 महीने रह गया, अनप्रोडक्टिव होता है, मतलब इसका प्रोडक्शन रुकता नहीं है। क्रोनिक स्पुटम हो गया, क्रोनिक स्पुटम प्रोडक्शन हो गया, इस बात करता हूँ, बहुत ही सीवियर स्पुटम होता है, COPD पेशेंट्स होते हैं, कॉमनली कफ स्पुटम, मतलब वो लगातार क्या आते हैं, स्पुटम पास आउट करते रहते हैं। अदर फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें, जिसमें होगा वीजिंग, क्लासिकल साइन होता है, ये ध्यान रखना कि वो जब सांस लेता है तो उसमें एक वीजिंग विसल के जैसा साउंड क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रोंकाइटिस थी हमारी वो नैरो हो चुकी थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ वीजिंग साउंड्स क्रिएट होगा। फिर होगा चेस्ट टाइटनेस होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइटनेस होगा, वो इसलिए होगा कि अब आपको पता है कि किसी हमारे जो लंग्स थे उनमें एल्विलाई के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन हो रखा है, ये चीज़ आप फील कर सकते हो, जैसे कि हमें जब जुकाम लगती है तो हमारा नोज होता है वो क्या होता है, कंजेशन के कारण बंद हो जाता है, तो हमें फील होता है ना, एक हेवी फील होता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रखा, मतलब ऐसा लगता है कि टाइटनेस फील होता है। उसी प्रकार लंग्स में भी होता है, क्योंकि वहाँ पर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया म्यूकस का, वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होने के कारण वहाँ पर टाइटनेस हमें फील होगा, हैवीनेस होगी, ठीक है। वेट लॉस होगा, हमारा वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि हमें रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, O2 प्रॉपरली टिश्यूज़ के पास पहुँच नहीं पा रही है, इनडायरेक्टली डाइजेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह यूज़ होती है, ATP प्रोडक्शन में भी अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पा रही, ATP का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इनडायरेक्टली वेट लॉस होगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में देखने को मिलेगा, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें क्रिएट हो सकते हैं, फिर अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि COPD होगा तो अस्थमा तो होना कॉमन बात है। और उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल साइंस क्या क्या है, तो इंस्पेक्शन करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेल शेप चेस्ट हो जाएगा। इन एम्फाइसीमा की कंडीशन में ब्रेल चेस्ट शेप हो जाएगा, जिसमें डायग्राम में यहाँ दे रखा है मैंने। इसमें देखना है कि ये नॉर्मल पेशेंट था, और ब्रेल चेस्ट के अंदर ब्रेल का मतलब होता है इस प्रकार से एक ढोलक आता है ना, इस प्रकार से पूरा का पूरा ऐसे राउंड ब्रेल बनता है ना, इस प्रकार से उसको बोलते हैं ब्रेल। ये ब्रेल शेप हो गया, मतलब ये पूरा राउंड एरिया के अंदर पूरा चारों ओर, इधर इस साइड भी फैलेगा, इस साइड भी, आगे भी, पीछे भी, लेटरल साइड भी क्या होगा, मतलब स्वेलिंग होगी, और अपर और एंटीरियर पोस्टीरियर भी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है इस साइड भी हो रहा है, इस साइड भी, इस साइड भी, तो ये नॉर्मल ये था, और ये ब्रेल के अंदर जो ब्रेल शेप जो एम्फाइसीमा चेस्ट देख रहे हो आप, ये इस प्रकार से होता है, तो इसका एक क्लासिकल साइन है, याद रखना। आपको फिजिकल साइन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ एसेसरीज और रेस्पिरेटरी मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, जो अदर जो रेस्पिरेटरी, अब जैसे कि मान लो कि जिसके अंदर COPD की कंडीशन क्रिएट हो रखी है, तो उसमें पहले ही डिप्सनिया की कंडीशन है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है,
तो उसके अंदर अदर जो मसल्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स हो गई, इंट्राकोस्टल मसल्स हो गई, इंट्राकोस्टल एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स हो गई और डायफ्राम हो गया, सारी की सारी वहाँ एक्सेसरी जो मसल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती हैं कि ताकि श्वसन हो, फोर्सफुली करते हैं। फिर तो प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब लंबे समय से हम क्या करें, अपने आप से वो क्वाइट ब्रीथिंग करने की कोशिश करते हैं। एक्सपिरेशन द थ्रो द जो परसेस्ड लिप्स होते हैं। परसेस्ड लिप्स का मतलब होता है मुंह से सांस लेना। जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़कियां जब सेल्फी लेती है किस प्रकार से अपने मुंह को, फेस को बनाती है फोटो को, फिर उसमें से क्या करना, रेस्पिरेशन करना ना फोर्सफुली। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। जैसे कि अब ये यहाँ पर ये माउथ से फोर्सफुली क्या करेगा, श्वसन करेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे परसेस्ड लिप्स जो एक्सप्रेशन। इसके बाद होता है पैराडॉक्सल रिट्रैक्शन ऑफ द लोअर इंटरस्पेस ड्यूरिंग, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इंस्पिरेशन। अब विजिबल है पूरा, ठीक है। ओवरसन साइंस बोलेंगे इसमें क्या होता है, पैराडॉक्सल का मतलब होता है उल्टा। अब एक चीज़ आपने फील करना, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ, अंदर की तरफ ले रहा हूँ तो हमारा जो स्टमक या पेट होता है बाहर की तरफ आता है, ये चीज़ नॉर्मल है। जैसे मैं सांस छोड़ता हूँ तो वापस अंदर की तरफ आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, नॉर्मली ऐसा ही होता है हमारे साथ। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं सांस अंदर ले रहा हूँ तो हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। ये होता है पैरा, मतलब उल्टा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो। अब इंस्पिरेशन कर रहा था तो इसका जो ये एब्डोमेन था ये नॉर्मल है, और जैसे इसने एक्सप्रेशन बाहर की तरफ किया, देखो यहाँ पर देखो स्वेलिंग हो गई, यहाँ पर उल्टा होता है, इसी को बोलते हैं होवर्सन साइन हो गया। तो ये पैराडॉक्सल रिटार्डेशन हो गया। फिर होता है ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन यहाँ देखने को मिली, पेशेंट विथ एंड स्टेज ऑफ COPD मे बी अडोप्ट द, ये हो गया पोजीशन दैट द रिलेटिंग डिप्सिनिया सच एज द लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाएगा, सपोर्टेड एंड द पाल्म एंड एल्बो, जो अपने हथेली और एल्बो से इसको सपोर्ट प्रदान करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, आपको याद हो तो। ट्राइपॉड पोजीशन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कोई पेशेंट होगा ट्राइपॉड पोजीशन में इस प्रकार से आगे की तरफ लीन होकर बैठेगा, ठीक, आगे की तरफ झुक जाएगा तो इस प्रकार से ट्राइपॉड बनेगा एक प्रकार, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाया था ट्राइपॉड पोजीशन। तो ये इसके क्या थे, जो फिजिकल साइन थे, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, बात करता हूँ कि इसके साइन एंड सिम्टम्स उधर क्या हो सकते हैं। कि अब मैं इसमें करूँगा, सबसे पहले पाल्पेशन करके देखूँगा। पाल्पेशन का मतलब ये होता है कि मैं उस पेशेंट की चेस्ट के ऊपर हाथ रख के अपना उसे फील करूँगा, उसको कंप्रेस करके उसको फील करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें डिक्रीज, फर्मिटीज, वोकलीज हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाली कंडीशन मतलब ये, जैसे कि मान लो मैंने पेशेंट की यहाँ चेस्ट के ऊपर कंप्रेस करके रखा, तो उसके अंदर जो उसकी वायु की जो तीव्रता है ना वो कम हो जाएगी। मतलब जिस रेट से उसको श्वसन कर रहा है उससे नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो कंजेशन हो रखा था। इसके बाद यहाँ पर हो गया मैं मतलब पाल्पेशन हो गया। फिर बात परकशन की बात करता हूँ। परकशन के अंदर क्या होगा कि मैं, जैसे कि मेरा थंब या फिंगर्स से मैं उसको पाल्पेट करूँगा, मतलब वहाँ पर थपथपा कर देखूँगा, तो मुझे कुछ मतलब उस चीज़ का मतलब टच करके, एक तो मैंने क्या किया कि पाल्पेशन किया था। एक परकशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मैं उस चीज़ को थपथपा कर फील करूँगा कि यहाँ बबलिंग हो रही है, वापस उस चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ पुश हो रही, ये चीज़ें मैं वहाँ पर देखूँगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि हाइपर रेजोनेंट्स की बात करता हूँ। हाइपर रेजोनेंट्स इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि आप, मैं बोलूँ कि एक बलून था मेरे पास, मैंने उसके अंदर वाटर फिल कर लिया और मैंने आपको नहीं बताया कि इसके अंदर बलून है। अब एक चीज़ यहाँ पर इमेजिन करना कि उस बलून को मैंने क्या कर दिया, किसी कपड़े या जो पिलो कवर या पिलो से मैंने उसको कवर कर दिया, ठीक है, मतलब टॉवल से कवर कर दिया, और मैंने आपको नहीं बताया इसके अंदर क्या है। फिर मैंने एक रैंडम पर्सन से बोला कि हाँ आप 2 फिंगर से फील करके बताओ आपको क्या फील हो रहा है। वो इस चीज़ को फील करेगा तो वो एक सॉफ्ट टिश्यू की तरह फील होगा वहाँ पर, और वो बोलेगा कि मुझे यहाँ लिक्विड जैसा फील हो रहा है। तो वहाँ हो गया हाइपर रिजोनेंस हो गया, मतलब वहाँ पर फ्लूइड क्या होगा, फील होगा। तो इसमें क्या है, डिप्रेस डायफ्राम। तो इसमें क्या होगा, जब फ्लूइड का क्या हो जाएगा, वहाँ जो स्टोरेज होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वहाँ फ्लूइड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपना डायफ्राम भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो भी डिप्रेस हो जाएगा। प्रकर्शन से मैं पता लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लूइड का क्या रहेगा, रिजोनेंस हो रखा है, ठीक है। फिर द डायमेंशनल ऑफ द एरिया, द एब्सोल्यूट ऑफ द क्रोनिक जो कार्डियक डलनेस। अब इसके अंदर फिर कहा था कार्डियक डलनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब रेस्पिरेटरी जो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फ्लूइड का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। फ्लूइड का कलेक्शन होने के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लंग्स अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, और डायफ्राम भी डिप्रेस हो गया।
तो इसके कारण फिर कार्डियक डलनेस भी आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप 3 बंदे कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, और एक ही जगह काम कर रहे हो और एक ही एरिया में काम कर रहे हो, जैसे कि पास पास तीनों काम कर रहे हो, अगर तीनों आप अपना अपना काम कर रहे हो तो तीनों के अंदर क्या, तीनों एक्टिव रहोगे कि काम तो तुम अपना ही कर रहे हो। जैसे हार्ट अपना काम करता है, लंग्स अपना काम करता है, डायफ्राम अपना काम करता है। लेकिन आप मान लो कि तीनों अपना प्रॉपरली काम कर रहे हो तो आप अपना काम करते रहोगे। और ये कंडीशन मान लो मैं ये क्रिएट कर दूँ कि 3 थे, 3 में से 2 बंदे बैठ के तू एक अकेला काम कर रहा है, तो तेरे अंदर भी डलनेस आएगी, नहीं आ रही है तो काम कर ही नहीं रहे, मैं क्यों करूँ। तो उसी प्रकार लंग्स, अब जैसे कि मान लो कि हमारा रेस्पिरेशन के कारण लंग्स में मूवमेंट हो रहा था, डायफ्राम में मूवमेंट हो रहा था, वहाँ पर एक थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था हार्ट को कि आसपास के जो हमारे ऑर्गन्स है प्रॉपरली फंक्शंस कर रहे हैं। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो तो प्रॉपरली अपना हार्ट करेगा, लेकिन एक जो बेसिक सपोर्ट्स और मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगा, तो उसमें डलनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है परकशंस में। फिर अस्कल्टेशन मतलब अब हम स्टेथोस्कोप से उस साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे, प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस उसको एक्सप्रेशन करवाएंगे कि बाहर की तरफ सांस छोड़ेंगे तो तब उस साउंड को फील करेंगे, तो वो साउंड में रिड्यूस ब्रीथ साउंड सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रखा है, कंजेशन हो रखा है। जो प्रेजेंस ऑफ द विजनिंग साउंड, यहाँ विजनिंग साउंड होगी, क्वाइट ब्रीथिंग, और जो क्रैकल साउंड भी यहाँ पर सुनाई देगी। इफ़ इन्फेक्शन, अगर वहाँ पर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस टाइम में हमें क्रैकल साउंड सुनाई देगी या विजनिंग साउंड भी वहाँ प्रेजेंट होगी। ये होगी स्टेथोस्कोप के दौरान ये साउंड सुनाई देगी। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, इवैल्यूएशंस की बात करता हूँ मैं। अब डायग्नोसिस के अंदर पहला पॉइंट तो वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ब्रेल शेप चेस्ट देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। एक होता है रिटार्डेशन ऑफ द चेस्ट मसल्स हो गए, इसमें रिटार्ड हो जाएंगी, जो चेस्ट मसल्स है वो काम नहीं करेंगे, इसमें डायफ्राम और डाउन जो अदर जो एसेसरी मसल्स होती है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगी, तो इससे भी पता चल जाएगा फोर्सफुली ये क्या कर रहा है, श्वसन लेने की कोशिश कर रहा है। फिर हम इसमें चेस्ट एक्सरे करेंगे, इसमें हाइपर इन्फ्लेशन कंजेशन इन लंग्स होता है, कंजेशन हो जाएगा इसमें लंग्स के अंदर। फिर सीटी स्कैन करेंगे, कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक इन द एम्फाइसीमा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए ना कि इनमें कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा, तो आप सीटी स्कैन लिखना है। अगर एम्फाइसीमा की कंडीशन में पूछे तो आपको सीटी स्कैन अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर करना है, ठीक है। अब बात करता हूँ जो ब्रोंकाइटिस के अंदर चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसमें क्या कंडीशंस होगी। नो अपीरेंस अबनॉर्मलिटीज़, वहाँ कोई इतनी ज़्यादा खास अबनॉर्मलिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो एक क्या थी, अभी बिगनिंग स्टेज है, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस हमें एक्सरे में नहीं दिखेगा। थिकनेस एंड द इंक्रीज द लंग्स, तो इसमें मार्किंग हो गया, इसमें मार्किंग हो गई, वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी इसमें, जैसे कि ये मार्किंग हो रही है, थिक हो रखी है, मतलब ये दिखाई दे रही है आपको। और प्रॉपरली एकदम नॉर्मल लंग्स की जैसे होगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आप जैसे एम्फाइसीमा की स्टडी करोगे उसमें देखना, मार्क ओवर द इन्फ्लामेशन द नोटेड विद ए फ्लेटेड एंड लो डायफ्राम, इसमें क्या डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लो हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन, जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है इनके अंदर क्या हो जाएगा, बीच में गैप पड़ने लग जाएगा, ठीक है, ये वाइल्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर होता है हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या हो जाए, पैटर्न में क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, रिप्स क्या हो जाएंगे, एकदम हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ए लॉन्ग थिन हार्ट शेडो, अब इसमें क्या था, इसमें कंपेयर करना, यहाँ पर प्रॉपरली शेडो बन रही थी हार्ट की, लेकिन यहाँ पर देखना ये थिन हो जाएगी, पतली हो रही है, देखो एकदम, इसमें कंपेयर कर सकते हो आप। डिक्रीज मार्किंग ऑफ द लंग्स पेरिफेरल वेसल्स होंगे, जो इसमें जो वेसल्स होंगे इसकी मार्किंग डिक्रीज हो जाएंगी, इसमें प्रॉपर रहेंगी। फिर बात करता हूँ आगे डायग्नोसिस की, तो इसमें मैं करूँगा एबीजी करूँगा। एबीजी इसलिए करूँगा आर्टिल ब्लड गैसेज की, उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है CO2 का लेवल बढ़ेगा, वो तो पता ही है आपको, क्योंकि CO2 बाहर नहीं निकल पा रहे प्रॉपरली और ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे, तो अंदर वाली जो CO2 वो बढ़ रही है ना, तो इसमें एसिडोसिस की अगर मान लो एबीजी मैंने किया, अगर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ तो इसमें कन्फर्म कर सकते हैं कि इसमें COPD हो सकता है, ठीक है। फिर मैं प्लस ऑक्सीमीटर देखूँगा, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, वो सीधी सी बात, अगर CO2 बढ़ रही तो ऑक्सीजन का लेवल तो वैसे ही कम होना है, तो इससे भी पता चल जाएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करूँगा इसके अंदर, फिर मैं कुछ टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट करवाऊँगा, उससे भी पता चल जाएगा। इसमें माइल्ड COPD करूँगा, मॉडरेट COPD एंड सीवियर COPD। और माइल्ड के अंदर क्या फोर्स्ड हो गया, जो एक्सपीरेशन वॉल्यूम हो गया, इसमें क्या है मोर देन 70%, अगर मैं 70% एयर बाहर निकाल पा रहा हूँ तो CO2 बाहर निकाल पा रहा हूँ, तो इसलिए माइल्ड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट नहीं। अगर मॉडरेट जो COPD होगा, इसमें क्या होगा कि जो मैं फोर्स्ड एक्सपीरेशन वॉल्यूम है, इसमें FEV याद रख लेना, आगे यही लिखेंगे। अगर मान लो 50 से 70% ही हो पा रही है तो इसका मतलब मॉडरेट, धीरे धीरे ये क्या है COPD स्टार्ट हो गई है, तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर सीवियर COPD है तो उस टाइम क्या होगा, 30 से 50% ही मैं क्या कर पा रहा हूँ कि CO2 को बाहर निकाल पा रहा हूँ, मतलब मैं एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ
तो इसका मतलब होता है सीवियर सिम्टम्स आर प्रेजेंट्स, मतलब वहाँ पर COPD के सिम्टम्स आना प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँगा लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी करूँगा, डायग्नोसिस की बात चल रही है तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ एक्यूट इन्फेक्शन, अगर हाँ मुझे ब्लड के अंदर मैंने जांच की और मुझे क्या मिला, एक्यूट इन्फेक्शन मिला। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ इन्फेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि मैं जांच करूँगा अब उसमें लिखा आएगा कि इन्फेक्शन आर प्रेजेंट्स, ये तो है नहीं ना। उसके अंदर यह आएगा कि ल्यूकोसाइटोसिस होता है, मतलब WBC की संख्या अगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ब्लड में इन्फेक्शन है। WBC तभी बढ़ती है जब किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है। अगर उसका लेवल WBC का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कन्फर्म है कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस हैं, तो वो हमारे डिटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर मैं स्पुटम एग्जामिनेशन करूँगा, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल क्या हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, कि क्लिप्सिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मोरेक्जेला हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे, अगर इनका क्या स्पुटम में मिल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। फिर बात करता हूँ मैनेजमेंट की, बात करता हूँ मैनेजमेंट। अब इसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, तो बेस ऑफ प्रिंसिपल हो गया, तो इसको प्रिवेंशन फर्दर अदर प्रोग्रेसिव डिजीज़, अदर कोई डिजीज़ ना हो, इससे हम क्या इसको करेंगे प्रोग्रेसिव, इसको मतलब प्रिवेंशन करेंगे, बचाएंगे कि अदर डिजीज़ यहाँ ना हो। फिर बात करता हूँ प्रिवेंशन एंड द इन्हेंसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस कैपेसिटी, जो पल्मोनरी हमारी फंक्शंस की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो कि जो COPD की कंडीशन क्रिएट हो, मतलब कम हो, ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैनेजमेंट की बात करूँगा, तो मैं मैनेजमेंट में एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो COPD की जब कंडीशन क्रिएट होती है ना, उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन थेरेपी देने की कोशिश करते हैं अगर सीवियर COPD है तो। अब सीवियर COPD का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सीवियर लेवल पे क्या हो रहा है कि कंजेशन हो गया, ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकोडाइल जो ब्रोंकाइटिस है वो क्या हो गई कि पूरी नेरो या कोलेप्स हो गई। वहाँ पर क्या हो गया कि जो पूरा जो मतलब जो ब्रोंक एसिनाई होती है वो पूरा का पूरा इन्फ्लामेशन हो गया उसके अंदर। अब वहाँ पर पूरे में इन्फ्लामेशन हो गया तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉम्बिनेशन थेरेपी दूंगा। तो सबसे पहले मैं ब्रोंकोडायलेटर दूंगा, मतलब ऐसी मेडिसिन दूंगा जो क्या करेगी वहाँ उसको डायलेट करे। सबसे पहला काम हमारा या गोल यही रहेगा कि उस एरिया को डायलेट करवाना है, ताकि सबसे थोड़ा सा रिलीफ मिले पेशेंट को। फिर हम उसको अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन्फ्लामेशन कम करने की। ऐसा नहीं है कि सीधे COPD के पेशेंट को मैं कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर दूंगा, नहीं करूँगा, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है। पहली बात तो वहाँ पर क्या हो रखा है, कोलिप्स हो रखी है, वो वहाँ पर कंजेशन है बहुत सीवियर। तो उस कंजेशन को कम करने के लिए पहले उसको डायलेट करना पड़ेगा उस एरिया को, तो सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर देंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर आर द कंट्रोल द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है COPD के। फिर इंप्रूव द एम्पटी द लंग्स को क्या करने का, खाली करने का काम करेगा, उसको बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा। रिड्यूस द डायनेमिक जो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो इसमें जो बहुत ज़्यादा जो कंजेशन हुआ था उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एंड इंप्रूव द एक्सरसाइज फॉर जो परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वापस उसके वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसके अंदर 3 मेजर क्लास होती है ब्रोंकोडायलेटर्स की, कि कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर, तो बीटा एगोनिस्ट होती है, वो भी इसमें काम करती है, डायलेट करने का काम करती है। होता है शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, साल्बुटामोल होता है, टर्ब्यूटेलाइन हो गया, फिर लॉन्ग एक्टिंग साल्बुटामोल हो गया, इसमें भी काम करती है, और होर्मेटेरोल हो गया, होर्मोटेरोल हो गया, ठीक है। ये होती है लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय के लिए डायलेट करके रखती है, शॉर्ट टाइम के लिए, और ये एंटागोनिस्ट होती है भी एक प्रकार की, बीटा 2 जो एगोनिस्ट हो गया। फिर यहाँ एक आता है एंटी जो कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आपने सुना होगा कि जो कोलिनर्जिक एजेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन की सरफेस पे पाए जाते हैं। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि एसिटाइल कोलाइन जो एक रिसेप्टर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो यहाँ इस रिसेप्टर से अटैच होकर, इसका जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि किसी चीज़ को जो कॉन्ट्रैक्ट करवाना, मतलब संकुचित करना, जैसे कि वहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना और किसी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन करवा के वहाँ से एक्सक्रीशन करवाना, ये काम होता है। अब मैंने यहाँ एंटी लगा दिया, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, मतलब ऐसे एजेंट्स जो संकुचन को क्या करें, कम करें और डायलेशन को बढ़ा दें, ऐसे इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंटी जो कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं वो डायलेशन बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हैं इट्रोपियम हो गया, टोइट्रोपियम हो गया, फिर थियोफाइलिन हो गया। थियोफाइलिन द वीक ब्रोंकोडायलेटर होता है, विच में भी हैव द एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मेन जो एंटी जो कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं, मेन काम होता है डायलेशन करना ही होता है इनका भी। फिर सेकंड में बात करता हूँ, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा, मतलब कहने का मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर होगा रेगुलर ट्रीटमेंट विद द इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इज अप्रोप्रिएट फॉर सिम्टोमेटिक पेशेंट विद
द FEV मतलब फोर्स एक्सपीरेशन वॉल्यूम्स अगर 50 से अगर कम है तो इसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मैं यहाँ पर इसमें दूंगा, क्योंकि सीवियर कंडीशन के अंदर है तो इसको इनहेल करवाऊंगा, मतलब इनहेल अप्रोप्रिएट करवाऊंगा। सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर, इसके अंदर क्या है कि जो एक्सपीरेशन जो मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ वो 50 से कम है, मतलब सीवियरिटी की कंडीशन, उस कंडीशन में दूंगा। और रिपीट करवाऊंगा एग्जर्सेबेशन बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल बेनिफिट ऑफ द रिस्क रेशियो, यहाँ पर रिस्क रेशियो भी हो सकता है तो इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा, कि पहले मैंने ब्रोंकोडायलेटर दे दी, अब यहाँ पर मैं कोर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा, ताकि इसकी सीधा सा मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन को कम करना है। हमारा गोल इसमें ये रहेगा, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड देना। अब बात करता हूँ कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर मतलब आप दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या करें, लॉन्ग एक्टिंग एंड बीटा एगोनिस्ट, ये 2 ब्रोंकोडायलेटर दूंगा। उसके बाद मैं इनहेल कराऊंगा कोर्टिकोस्टेरॉइड, उसके बाद दूंगा फिर, ताकि क्या हो कि शो द सिग्निफिकेंट एडिशनल इफेक्ट, ताकि उसका एडिशनल इफेक्ट हमें दिखाई दे। वरना अगर मान लो मैंने पहले कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दी फिर ये दी तो उसका एडिशनल इफेक्ट हमारे पास नहीं आएगा, इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ऑन पल्मोनरी फंक्शंस एंड द रिडक्शन ऑफ द सिम्टम्स, और सिम्टम्स को रिडक्शन करेगा, पल्मोनरी फंक्शंस को प्रॉपर्ली करवाने का काम करेगा कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये थेरेपी ओनली फॉर सीवियर जो COPD उसी में यूज़ करते हैं। और अदर के अंदर हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। अगर मान लो कि माइल्ड थी तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन था तो सीधी मैं ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर सीवियर हो गया कंडीशन तब मैं ये कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करूँगा। मेनली पेशेंट विद द COPD आधे आ गए इसमें, इसका मतलब ये था माइल्ड, मैंने बताया था ना ऊपर, तो सीवियर COPD, ठीक है। अदर मैं यहाँ दे सकता हूँ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हो गया या म्यूकोलाइटिक होता है, क्या करता है म्यूकस की सीक्रेशन को भी कम करता है, ताकि सीक्रेशन कम होगा तो कंजेशन कम होगा तो इन्फ्लामेशन भी बहुत कम होगा, तो इसलिए अदर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अदर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दूंगा। यहाँ अब डायग्नोसिस तो यहाँ तक हो गया था, ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। मैनेजमेंट मैंने यहाँ बता दिया, अब ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें कंबाइंड ही पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मतलब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट पहले कर दूंगा कि ऐसी कंडीशन क्रिएट हो ही ना हो तो भी ट्रीट हो जाए। तो इसमें क्या करूँगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे दूंगा। इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन या निमोनिया की कोई निमोथोरेक्स या कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैन भी रिड्यूस द सीरियस इलनेस, कोई सीरियस इलनेस होने से पहले उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अगर हमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगी हुई है तो। दूसरी की बात करता हूँ न्यूमोकोकल जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है वो हम यहाँ दूंगा, ताकि रिकमेंडेड करेगा फॉर COPD जो पेशेंट, ऐसे कुछ पेशेंट जो क्या होते हैं कि 65 ईयर से मतलब ज़्यादा या ओल्डर एंड COPD पेशेंट यंगर या इससे यंग पेशेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है सीवियर जो COPD की कंडीशन है, उनमें मैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स करूँगा। उसके अंदर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन यहाँ का यूज़ करूँगा मैं। उसके बाद में बात करूँगा द यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स अदर, मतलब इसमें एंटीबायोटिक्स दे सकता हूँ अंदर ट्रीटेटिंग इन्फेक्शियस एक्सर्शन जो ऑफ COPD एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन करंटली इज़ नॉट इंडिकेट। अगर करंटली हमें कोई ऐसे जो कंडीशंस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, मतलब सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी एंटीबायोटिक्स मैं यहाँ दूंगा कोई ट्रीट करने के लिए। या COPD कंडीशन एक्सेस से मतलब तेज़ हो रही है, बढ़ रही है, उस कंडीशन के अंदर मैं अदर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। अब ऑक्सीजन थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन थेरेपी के बिना तो वो जी नहीं पाएगा ना। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ देखना, एक लॉजिकल चीज़ है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन 1 से 2 लीटर। अब बोलोगे सर आप 1 से 2 लीटर क्यों दे रहे हो, उसमें तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, ज़्यादा होना, ताकि क्या हो कि उसको कंफर्टेबल फील हो। अब एक चीज़ ये भी देखना, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर क्या होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट भी दी जाती है। सबसे पहली बात वो इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म चलता है। अगर मान लो मैंने 5 से 10 या 10 लीटर मैंने ऑक्सीजन सप्लाई करवा दी, अगर मैंने 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करवाई है तो बॉडी के अंदर वो बढ़ने लगेगी ऑक्सीजन का लेवल, तो हमारा ब्रेन क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, इसको कम करने की कोशिश करो, तो उस नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करेगा। तो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के लिए CO2 को कम करने के लिए वो CO2 का लेवल बढ़ा देगा, और CO2 का लेवल बढ़ा देगा तो ये तो कॉम्प्लिकेशन है। पहले से CO2 का लेवल बढ़ रहा था और बढ़ जाएगा, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में हम ऑक्सीजन देंगे, ताकि क्या हो कि उतनी ऑक्सीजन क्या हो वापस पास आउट CO2 बाहर निकल जाए, पेशेंट में क्या हो CO2 की मतलब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन 5 से 10 लीटर दे दूंगा ना, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण मर सकता है पेशेंट, क्योंकि उसमें CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक टॉक्सिक होता है CO2 हमारी बॉडी के लिए, आपको पता होगा ये चीज़। तो इस कंडीशन में लिमिटेड ऑक्सीजन देना है, ध्यान रखना है। ये डॉक्टर जो इसके लेवल के आधार पर देगा, मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर है, उसके आधार पर देगा।
सीवियर है तो ये लाइफ टाइम तक चलती रहेगी चीज़, यहाँ पर ध्यान रखना है। सीवियर कंडीशन है तो उसको हम वेंटिलेटर पे रखेंगे, CO2 को बाहर निकालने के लिए कुछ अलग मेथड्स लगाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म है ये तो इसमें इम्प्रूव सर्वाइवल एक्सरसाइज करवाएंगे उसको, ताकि सर्वाइवल करे। स्लीप एंड कोग्निटिव परफॉर्मेंस इन द पेशेंट विद द रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। द थेरापेटिक गोल्स हमारा ये रहेगा कि मेंटेन रखना है हमें, ये नहीं है कि 95-100% रखना है, नहीं, हमें मेंटेन रखना है। उसको क्या करना है कि पूरा प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके, और ऑक्सीजन का पार्शियल जो प्रेशर है वो 60 mm/Hg से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो क्या रेस्ट मोड के अंदर, ताकि वो प्रॉपर्ली अपना क्या कर सके, फंक्शंस कर सके। तो ये हमारी ऑक्सीजन थेरेपी हो गई। फिर अदर ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। अदर ट्रीटमेंट में पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, मतलब उसके हमारे लंग्स को वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करेंगे। फिजिकल थेरेपी, कुछ अलग अलग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन देंगे। और लास्ट ऑप्शन ये सर्जरी भी इसका ऑप्शन है कि मान लो कि इसको बोलते हैं बुलेक्टोमी हो गया, इसमें तो रिमूव द ब्रोंकाइटिस, वो तो सीवियर हो गया, पूरा ही कोलेप्स हो गया। तो मैंने आपको सबसे पहले क्लास स्टार्ट की तब बोला था कि इनट्रीटेबल होता है, अगर पूरा कोलेप्स हो गया तो उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। लंग्स वॉल्यूम्स रिड्यूस्ड सर्जरी करेंगे। फिर लंग्स ट्रांसप्लांट भी हम यहाँ पर करना पड़ सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्मोकिंग जो सजेशन होगा। स्मोकिंग सजेशन के अंदर मैं करूँगा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ COPD। अब जो COPD की नेचुरल हिस्ट्री होती है उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको सजेशन करूँगा, ताकि वो क्या हो कि इससे जो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित ना हो। कि मैं बोलूँगा कि आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे COPD हो सकती है, ये इसकी हिस्ट्री ये है, इसमें ये हो सकता है। मैं आपको ये सजेशन करूँगा ताकि आप क्या हो कि ये सिगरेट पीना बंद कर दो। और इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अर्ज होती है। अर्ज का मतलब वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि सिगरेट पीऊँ, नहीं पिए तो वो मतलब तड़पने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट किया गया, फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी के अंदर क्या होगा, निकोटिन रिप्लेसमेंट रिएबली इंक्रीज लॉन्ग टर्म स्मोकिंग एब्स्टिनेंस रेट्स होगी। इसके अंदर ये दिया गया है, जिसमें मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें दी गई है कि रिप्लेसमेंट जो रिएबली किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई पेशेंट है जिसमें ऑक्सीजन वो जो निकोटिन का एडिक्टिव है उसमें, मतलब वो उस चीज़ के लिए उसको छोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे पेशेंटों के लिए कुछ ऐसी च्युइंगम्स बनाई गई है जिसमें निकोटिन और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद उससे सिगरेट के प्रति, स्मोकिंग के प्रति जो हमारी इच्छा अर्ज होती है उसको कम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें ये नहीं कर पाते, उनको डॉक्टर जो ऐसी च्युइंगम देता है जिसमें निकोटिन्स होता है, कुछ मात्रा में निकोटिन्स होता है, ताकि उनकी धीरे धीरे वो आदत छूट जाए पूरी, और सिगरेट पे क्या ना हो, मतलब निर्भर ना हो। तो इस कंडीशन के अंदर फार्माकोथेरेपी भी यूज़ करेंगे। और एक होता है ब्रीफ स्ट्रेटजीज टू द हेल्प द पेशेंट विलिंग एंड क्वाइट स्मोकिंग। कुछ पेशेंट होते हैं जो खुद से स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई है। इसमें क्वेश्चंस भी आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। 5 स्ट्रेटजीज ऑफ इन COPD। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 5 स्ट्रेटजीज किस में अप्लाई की जाती है, ऑप्शन में COPD है तो COPD लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को मतलब पूछेंगे, मतलब पहले वहाँ पर विजिट करेंगे। इसी मैं पूरा बताता हूँ। तो सिस्टमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल टोबैको यूजर्स, जितने भी टोबैको यूजर्स हैं हम वहाँ पर विजिट करके जितने भी टोबैको यूजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उनको एडवाइस करेंगे कि स्ट्रॉन्गली अर्ज, जिनमें क्या कि स्ट्रॉन्गली अर्ज है जो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम स्ट्रॉन्गली अर्ज है तो ऑल टोबैको यूजर्स इन क्वाइट, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं जो खुद से क्या टोबैको छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनमें स्ट्रॉन्गली अर्ज हैं, उनको एडवाइस करेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है। फिर उनको असिस्ट करेंगे। अगर मान लो मैंने बोल तो दिया कि नहीं करना है, वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है सर हम नहीं पिएंगे, लेकिन इसको डिटरमाइन विलिंगनेस, उनकी विलिंगनेस देखने की, छोड़ने की इच्छा है वो हमें डिटरमाइन करनी है टू मेक द क्वाइट अटेम्प्ट्स, कि वो उस चीज़ को वापस वहाँ सिगरेट्स ना पिए। इसकी विलिंगनेस को भी हमें चेक करना है, असिस्ट करना है। फिर असिस्ट करना है एड द पेशेंट द क्वाइटिंग की वो अपने आप से छोड़ दे। फिर अरेंज का मतलब है शेड्यूल फॉलो अप द। अब मान लो कि आपने देखा होगा कि ये धूम्रपान छोड़ने के लिए कुछ अभियान चलाए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि कोई डॉक्टर जाते हैं, उन वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं जो जिनको छोड़ना है, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, आप छोड़ दोगे, एडवाइस करेंगे, असिस्ट करेंगे। असिस्ट का मतलब धीरे धीरे इसके अंदर फॉलोअप लेंगे। अब अरेंज का मतलब होता है 10 दिन बाद वो कैंप वापस से लगाया जाएगा, उसके अंदर उस पेशेंट को बुलाया जाएगा, आपके अंदर कितना इंप्रूव हुआ है ये सारा उसका फॉलोअप लेंगे, ठीक है। और उससे कॉन्टेक्ट रखेंगे कि ये इम्प्रूव हो रहा है, आपने छोड़ी कि नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार से स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। फिर होता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है COPD के कारण। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर एयर फिल होना
होएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी ब्रोंकाइटिस था उनमें क्या हो गया, कोलिप्स हो गई, तो अंदर वाली CO2 तो वहाँ पर फिल ही रहेगी ना, वो तो किसी प्रकार से मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो एक्सरे के अंदर हमें क्या दिखाई देगी, एयर फील दिखाई देगी, ठीक है, एकदम ब्लैक दिखाई देगा। फिर कोर पल्मोनल हो गया। कोर पल्मोनल का मतलब हो गया जो हमारा राइट साइड का हार्ट होता है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर कंजेशन होगा, इनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसके कारण उस पर हमारे हेड के ऊपर भी क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि हमारे हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, न्यूमोथेरिक्स हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द COPD, मतलब COPD को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो COPD यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है तेज होना COPD। रेस्पिरेटरी फेलियर, यहाँ पर लास्ट में रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, लंग्स ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर COPD कवर किया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना, और मुझे इस लेक्चर के बाद फीडबैक देना अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है तो, कि मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या, अगर कुछ चीज़ें कुछ कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ आप प्रॉपरली नहीं पढ़ा पा रहे हो, इस चीज़ में कमी है। तो अगर आप मुझे फीडबैक दोगे तो मैं इसमें बेटर करने की मेरी और कोशिश करूँगा, और मैंने आई थिंक पूरा मेरा 100% एफर्ट लगाया आपको ये चीज़ें समझाने के लिए। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारा जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जो प्लूरल इन्फ्लूजन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वन शॉट क्लियर करेंगे। मेरा टारगेट रहता है एक लेक्चर के अंदर एक डिजीज़ को कवर करना। तो आई थिंक ये डिजीज़ आपको पूरी प्रॉपर्ली समझ में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों, आपके लिए सपोर्टिव हो। लाइक भी करना, कमेंट भी करना। थैंक यू।